गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि क्विक बुक का मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन्हें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर 1 कौन सा है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, यात्री और देश दिया हुआ है। इब्न बतूता मोरक्को का था, मार्को पोलो इटली का, और नूनीज जो था ये पुर्तगाल से संबंधित है। सी इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो ये तुर्कों को माना जाता है। प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास सब अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है? तो ये हो जाएगा चचनामा से मिलता है। तबकात ए नासरी, जिसमें मोहम्मद गोरी की भी भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। इसका लेखक कौन है? तो ये है मिनहाज उस सिराज, इसका लेखक है। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज है। तारिक उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है? तारिक उल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना की? तो ये हो जाएगा सी किताब उल रेहला की रचना इसने की। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है, जिसने अपनी रचनाओं में पशु पक्षियों वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है? तो ये कौन था? तो ये इब्न बतूता के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? तो ये हो जाएगा बाबर के बारे में कहा गया है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो ये है गुलबदन बेगम की। पातशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा शाहजहां का। ठीक है, सी है इसका आंसर, शाहजहां का। अकबरनामा, अकबरनामा किसकी रचना है? तो ये अबुल फजल की रचना है। अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अरबों द्वारा सिंध की विजय। ठीक है, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट है इसमें, अरबों द्वारा भारत विजय का कारण क्या था? तो इसका कारण था, ये सभी कारण थे। देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, सिंध शासक दाहिर की अदूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना। तो डी है इसका आंसर, इन सभी के कारण। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन था? तो ये हो जाएगा दाहिर था। किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया था? तो ये किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो ये हो जाएगा देवल के क्षेत्र को जीता था। नेक्स्ट है, किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी लाड देवी और दाहिर की दो पुत्रियों सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मणाबाद। ठीक है, उस क्षेत्र का नाम क्या था? ब्राह्मणाबाद। सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही? तो यह लेन पुल ने कहा है।
पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो यह है कलीला व दिमना के नाम से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अरबों ने सिंध में किन दो का प्रचलन करा था? तो ये हो जाएगा ऊंट पालन और खजूर उत्पादन का। नेक्स्ट है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये अरब का था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई? तो ये हो जाएगा 712 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अरबों की विजय का परिणाम था? तो ये हो जाएगा सी, हिंदू समाज में मद्यपान तथा मांसाहार का बढ़ना और शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति। तो ये 1 और 2 इसका सी आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? तो ये हो जाएगा नहीं, सबसे पहले इसने पूछा है तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, बी है इसका आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आ गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश के बारे में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल प्रशासन के बारे में पूछा है तो इसमें हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, भारत के इतिहास में के संदर्भ में युग्मों पर विचार करना है। कौन सा युग्म सुमेलित है बताना है इसमें। तो इसमें दिया है एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये सुमेलित है। और घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को कहा जाता था। तो इसमें 1 और 3 सुमेलित है। तो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित है, ये कहाँ पे? तो ये उत्तर बंगाल में स्थित है। चोल काल के वेल्लाल कौन होते थे? तो बड़े भूस्वामी को यहाँ पे वेल्लाल कहा जाता था। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो यह है टोट वरियम। इनमें से किसने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी? राष्ट्रकूट वंश की नींव दंती दुर्ग ने डाली थी। चोलों के शासनकाल में श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? तो ये हो जाएगा कैंटन का बंदरगाह था। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा चोल कला का उदाहरण है। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था। तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ठीक है, बुंदेलखंड का जेजाग भुक्ति था। निम्न में कौन दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना की शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये हो जाएगा राजराज प्रथम। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, चोल राजाओं में किस एक ने श्रीलंका सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। तो ये चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ठीक है, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो ये हो जाएगा विजयालय के द्वारा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो ये हो जाएगा चोल था। ठीक है, चोल। नेक्स्ट है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कहाँ पे हैं? तो ये हैं उत्तर मेरूर में। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। तो इसका चैप्टर का नाम है तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, इसको देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब आक्रमणकारी था, इसके बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो ये सुबुक्तगिन था। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा जयपाल को पराजित किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए। उसके इतने अधिक आक्रमणों का उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य था धन को लूटना। 1025-26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक था तो ये भीम प्रथम था। 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो ये हो जाएगा जाटों पर था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया, तो ये है अलबरूनी। फिरदौसी की रचना का नाम क्या था, इसका नाम था शाहनामा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। ठीक है, इसमें दिखाना है कि कौन सी व्यवस्था इक्ता व्यवस्था की नहीं है विशेषता। तो देखते हैं इसको। इसमें फर्स्ट हो गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो नहीं है। ठीक है, जो है देख लीजिए, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसमें ए बी डी सही है इक्ता के बारे में, सी गलत है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा डी सुमेलित नहीं है। सही देख लीजिए जो है, ताम्र की जो मुद्रा होती थी उसे दाम कहा जाता था। राजस्व अधिकारी को देसाई कहा जाता था। दीवान कौन होता था, ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया है, तो ये इल्तुतमिश ने किया था चालीसा मंडल का गठन। रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण एल्फिंस्टन ने माना है, तो ये किसको माना है, उसका स्त्री होना। राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया, तो ये हो जाएगा बलबन ने स्थापित किया। इनमें से कौन सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था, तो ये था अब्बास खान शेरवानी सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था। कौन कौन थे, अमीर खुसरो, अमीर हसन और मिन्हाज उस सिराज था। चालीसा मंडल को निम्न में से किस सुल्तान ने भंग किया था, तो ये हो जाएगा बलबन के द्वारा भंग किया गया था। अब इसको मिलान करना है, देखते हैं। दीवाने अर्ज किससे संबंधित है, तो ये सैन्य विभाग से संबंधित है। सिजदा दंडवत होने की प्रथा को कहते थे। पाबोस कदम चूमने की प्रथा को, और अफरासियाब वंश को कहा जाता था। तो सी है इसका आंसर, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्बरी तुर्क नहीं था, इसमें बताना है। तो बी है, इल्बरी तुर्क नहीं था। और जो था इल्तुतमिश, बलबन, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, ये सभी थे। नेक्स्ट देखते हैं, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह है इल्तुतमिश को। सल्तनत काल में अमीर ए आखुर कहलाता था, तो ये अश्वशाला का प्रमुख होता था, अमीर ए आखुर। तबकात ए नासरी किसकी कृति है, तबकात ए नासरी, तो ये मिन्हाज उस सिराज की कृति है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। निम्न में से कौन इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, तो ये हो जाएगा डी, दिल्ली थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान की क्रीड़ा के दौरान, अश्व से गिरने के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह है एक मस्जिद है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासका थी, तो ये रजिया सुल्तान थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था, तो ये किसके काल में, इल्तुतमिश के काल में आया था। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था, तो चंगेज खान का समकालीन था इल्तुतमिश। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था तेमुचीन। ठीक है, तेमुचीन।
अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो इस कौन सी उपाधि? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। इनमें से कौन सा कथन बलबन के बारे में सत्य नहीं है? तो देखते हैं, इसमें बी सत्य नहीं है, जबकि जो सत्य है देख लीजिए, इसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तुर्कान ने चेलगामी का प्रभाव समाप्त किया और बंगाल के विद्रोह का दमन किया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया है? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था? तो ये मलिक काफूर था। राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। निम्न कथनों में कौन सा सत्य है बताना है? तो ये हो जाएगा, इनमें कोई भी सत्य नहीं है। 29 का डी आंसर है, न तो ए और न ही 2। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप पैमाइश को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग खुद एवं मुकद्दम को भी भू राजस्व देने को कहा? तो जिस तरह आम जनता देती है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जा रहा है। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया? तो यह है चित्तौड़। दीवाने रियासत का कार्य क्या था? तो ये व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया है? बाजार सुधार लागू किया है इनमें से कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो ये हो जाएगा सिंध थी, सिंधु। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 1325 में बैठा था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही। इनमें से कौन सा वह शासक है जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसके जैन आचार्य राजशेखर तथा जिन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद एवं उन विद्वानों को धन आदि भेंट करने का प्रमाण मिलता है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान किसको कहा गया है? तो ये फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। निम्न में से किस नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? तो ये हो जाएगा फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार फिरोजा और फिरोजपुर। ये सभी सी है इसका आंसर। इस सभी का उसने निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर बदायूंनी ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद के समय। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के समय। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक था। मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो ये बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो ये था नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन है? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। दीवान ए कोही किस सुल्तान से संबंधित है? तो दीवान ए कोही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। तारिक ए मुबारक शाही किसकी जीवनी है? तो ये हो जाएगा मुबारक शाह की। बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन शाह को, अलाउद्दीन शाह को। सिकंदर लोदी के संदर्भ में यहाँ पे सही कथन बताना है। तो सिकंदर लोदी के बारे में, इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया और इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों की स्वतंत्र व विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। ये सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखा करता था? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? लज्जत ए सिकंदर शाही ये संगीत से संबंधित है। किस लोदी शासक ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने चलाया था। मियाँ भुआ जिसने तिब ए सिकंदरी नामक औषधि की रचना करी थी, तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, सिकंदर लोदी। लोदी काल की प्रमुख इमारत मोट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते समय किसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का राज्यपाल बनाया था? तो ये खिज्र खान को बनाया था, खिज्र खान को। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो ये हो जाएगा लोदी। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो आगरा नगर बसाया था सिकंदर लोदी ने। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये हो जाएगा ए, खतौली के युद्ध में। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, बताना है इसमें। तो सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। सी है इसका आंसर। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा सैयद वंश का। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, सही है। और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया? तो ये हो जाएगा मोहम्मद जौना खान के नेतृत्व में, नेतृत्व नहीं स्मृति में बसाया गया था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा गया है? तो ये जौनपुर को कहा गया है पूर्व का सिराज। कश्मीर शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, तो ये जैन उल आबिदीन है। सही युग में सुमेलित नहीं है, तो इसको चिन्हित करें। जो सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, कुतुब शाह गोलकुंडा से और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण अधिकारी होते थे। ठीक है, इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? तो ये कौन सा हो जाएगा? जैन उल आबिदीन। ठीक है, जैन उल आबिदीन हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने करा था?
तो बहमनी राज्य की जो स्थापना है वो अलाउद्दीन हसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है, राज्य और राजवंश दिया हुआ है। ठीक है, इसको सुमेलित करते हैं। तो बरार का हो जाएगा इमाद शाही, बीजापुर का हो जाएगा आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका सही बताना है। तो देखते हैं असत्य कथन कौन सा है, इसमें चुनना है। तो असत्य देखते हैं, इसमें सारे ही कथन सत्य हैं, देख लेते हैं इसको। हरियर और बुक्का वारंगल के काकतीयों के सामंत थे। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरियर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। हरियर और बुक्का के गुरु थे विद्यारण्य और हरियर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। तो ये सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, असत्य पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो ये हुसैन शाह। अमुक्त मालदय किस शासक की रचना थी। अमुक्त मालदय ये कृष्णदेव राय की रचना है। किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। तो यह है बुक्का प्रथम ने भेजा था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। तो कृष्णदेव राय ने नागलपुर की स्थापना की थी। अब्दुल रजाक विजयनगर कब आया था। तो ये देवराय द्वितीय के काल में आया था अब्दुल रजाक। निकोलो डी कांटी कौन था। निकोलो डी कांटी था इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। तो ये हो जाएगा विजयनगर राजाओं का, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य बताना है। तो इसमें सारे कथन सत्य हैं, देखते हैं। विजयनगर कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर कालीन समाज में क्षत्रियों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। विजयनगर कालीन समाज में विवाह कर सामाजिक तथा सामुदायिक कर के रूप में आरोपित था। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, 1/6 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। तो इसमें भी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में लड़ा गया था, ये किसके बीच हुआ था। तो ये विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना थी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया था। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, तो ये कहाँ स्थित है। हम्पी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। तो इसमें जो सही है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहते थे, आमील कहते थे। तो इसका केवल ए ही सही है। ठीक है, ए सही है। नेक्स्ट है आनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देव स्थल को की ओर से शासन करने का दावा किया था। तो ये हो जाएगा विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक के कौन सा उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य कौन सा था। इसमें पहला तो है कि दौलताबाद में स्थानांतरण से उसने उन्हें दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता, ये सही है। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें कि इससे क्या होता कि पश्चिमी और दक्षिणी पत्तनों तक पहुँच उपलब्ध होती, ये भी सही है।
और तीसरा, यह उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से उन्हें संरक्षण देता। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। संगम सालू तुल्लू के शासक राजवंश किससे संबंधित है? तो ये विजयनगर से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से। निम्न में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? तो क्या हो जाएगा इसका? संगम, सालू, तुल्लू और अराविडू, ये है इसका आंसर। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सा एक पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है? तो ये हो जाएगा सी, सुल्तान बलबन का मकबरा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो इसमें डी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। सरफकाई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था। गियासुद्दीन तुगलक के अधीन मुफ्तियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वे अपने किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए दुर्व्यवहार ना करें। अरबी कृति मसालिक ई अब्सार में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन इक्ता प्रणाली की कार्य पद्धति का वर्णन है। तो यहाँ पे ए बी सी सही है, डी गलत, डी सही नहीं था। नेक्स्ट है प्रारंभिक मध्यकाल का भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें राजस्व समानुदेशन को भोग कहा जाता था। तो ये केवल एक ही सही है यहाँ पे। मार्को पोलो की भारत यात्रा ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त करी थी? तो इसमें हो जाएगा सी है उसका आंसर। उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक आस्थाओं के विवरण के लिए। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? तो ये हो जाएगा कर्नल कालीन मैकेंजी के द्वारा। तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो ये विजयनगर का। निकोलो दो कोंटी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकितन और फर्नाओ नीनूज ने किस राज्य की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर का साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था? तो इसे महानवमी दिब्बा कहा जाता था। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ करता है, प्रदान करता है? तो ये सेना कमांडर का। डी है इसका आंसर। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन इसमें बताना है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। इसको नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो ये नासिरुद्दीन को, ठीक है, नासिरुद्दीन को कहा जाता है। इनमें से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ये है नामदेव। नामदेव जो थे इस्लाम से प्रभावित थे। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया है? तो ये बुरहानुद्दीन गरीब को दिया जाता है। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करना है और इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? तो ये हो जाएगा गुरु नानक। केवल इसमें 2 आंसर है, गुरु नानक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समकालीन थे? तो यह है सिकंदर लोदी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे? तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो यह है अमीर हसन, ठीक है, अमीर हसन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो ये हो जाएगा डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो इसका था संसार दुख पूर्ण है। इन दोनों में साम्यता थी, संसार दुख पूर्ण है। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है?
तो ये चैतन्य महाप्रभु को माना जाता था। तुलसीदास किस मुगल शासन के समकालीन थे? तो ये हो जाएगा अकबर के। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें सत्य कथन देखना है। तो सत्य कथन क्या है? ये दोनों ही कथन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो ये हो जाएगा रामानंद का। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो यह है अमर मूल। ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो ये हो जाएगा डी साहित्य रत्न। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो ये हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये हो जाएगा नक्शबंदिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो ये हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। संत कवि कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किस परंपराओं में किया गया है? तो ये हो जाएगा बीजक वाराणसी वाला, कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला, आदि ग्रंथ साहिब, ये सभी हो जाएगा। बी है इसका आंसर। 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ, जो प्रकट करता है। तो ये क्या प्रकट करता है? गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क, पैगंबर मोहम्मद का अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, ये सभी निरूपित करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो जो सही नहीं है वो है डी। जो सही है देख लीजिए, अल बरूनी ने सूफी संत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की है। अल बरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान था। सूफी मत पर हठ योग के प्रबंध अमृत कुंड का अस्थायी प्रभाव पाया जाता है। तो ये ए बी सी इसमें सही था। नेक्स्ट है, फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इन युग्मों पर विचार करना है और इनमें से सही कथन देखना है कौन सही है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। नागार्जुन शून्यवाद के, ठीक है ये सही है, और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है। तो इसका केवल 1 और 3 सही है। सी है इसका आंसर, 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं इसका, इनमें से कौन सा एक सूफी भक्ति सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम है? तो यह है सी, अपार, बासवना, लाल दे और फिर मीराबाई, ये है सही अनुक्रम। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? तो ये हो जाएगा डी, शेख बहाउद्दीन जकरिया। ये सूफी संत नहीं था। ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन, गैज ए शंकर और निजामुद्दीन औलिया, ये सभी था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा सी, रामानुज जो थे ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है और हठ योग क्रिया जो है सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया सूफी एवं भक्ति आंदोलन। अब हम लोग मुगल काल देखेंगे। ठीक है, मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, निम्न इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचरित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर एल्बम या चित्राधार और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया है? ठीक है, तो ये किसके बारे में कह रहा है? इनमें से कौन हो जाएगा? तो इनमें से देखेंगे, हुमायूं है कि अकबर है कि जहांगीर है,
कि शाहजहां है, तो इसमें जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, सी है इसका आंसर जहांगीर। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ए है जो सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, तानसेन हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुव पदों की रचना करते थे। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की है। तो ये बी सी डी इसमें सही था। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी आंसर है, नहीं, कोई नहीं इनमें से। ये आईएएस का क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे ये? तो ये थे कपास, रेशम, सोरा और अफीम। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है डी। जो सुमेलित है देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529। इसका ए बी सी सही है। निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही बताना है। ठीक है, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो इसका केवल 3 हो जाएगा। इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर केवल बी है। ठीक है, बी है इसका आंसर। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? तो ये हो जाएगा राणा सांगा को हराया था। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजु के बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम बताना है। तो ये देख लीजिए, डी है इसका आंसर, दोहरिया, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये हमीदा बानो बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 में किया था। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा करा था? तो ये खानवा के युद्ध में। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण करी थी। तो ये काबुल में। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने नाम रखा था। तो इसने क्या नाम रखा था? बाबर रखा था नाम। नेक्स्ट है, बाबर के साम्राज्य में क्या सम्मिलित था? तो इसमें देखते हैं, ये सी हो जाएगा, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये सभी सम्मिलित थे। अब कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है, देखते हैं इसमें। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, तो ये सही है। ठीक है, इसमें केवल ए सही है। तुर्की मुगल दरबार की भाषा नहीं थी बल्कि फारसी थी। तो इसमें केवल ए सही है, सी है इसका आंसर। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम फरीद खान था। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना है, इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो ये जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किए थे। चांदी का रुपया किसने चलाया था? तो ये हो जाएगा, शेरशाह ने चलाया था। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो जाहिर सी बात है, शेरशाह ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली की किला एक कोहना मस्जिद। ठीक है, शेरशाह ने करवाया था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन का संबंध किससे है? शेरशाह से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसका पूर्वगामी माना जाता है? तो ये अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। शेरशाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था। तो ये है मुकद्दम था। ठीक है, गांव के प्रशासन के लिए। शेरशाह की लगान व्यवस्था
लगान व्यवस्था थी तो ये रैयतवाड़ी थी। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की जो विनिमय दर थी वो क्या था, तो ये 64:1 था, 64:1 था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, तो यह है कलानौर में। ठीक है, कलानौर में। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था, तो इसका कछवाहों से स्थापित किया था। अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था, तो ये हो जाएगा डी, शेख सलीम चिश्ती का। नेक्स्ट है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो ये हो जाएगा मेवाड़। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी, तो ये मंडला गढ़कटंगा की थी। ठीक है, रानी जो दुर्गावती थी ये मंडला गढ़कटंगा की थी। टोडरमल से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा 1582 में। मनसबदारी प्रथा जो है पद्धति को लागू किया था, तो किसने लागू किया था, अकबर ने लागू किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सी, हुमायूं का मकबरा। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, तो ये रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, तो ये रॉल्फ फिंच था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, तो ये है हरिविजय सूरी। ठीक है, हरिविजय सूरी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी, तो ये हो जाएगा जहांगीर के। जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेज दूत आया था, तो ये था विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो ये हो जाएगा विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था, तो ये हो जाएगा सी, चित्रकला का। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी, ये अबुल हसन को दी थी। ठीक है, अबुल हसन को। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था, तो ये हो जाएगा फारसी भाषा में। निम्न में से इत्र बनाने की जो विधि थी इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था अस्मत बेगम ने। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को। किस मुगल बादशाह के काल में कंधार मुगलों से छीन लिया गया था, तो ये है जहांगीर से छीन लिया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो ये हो जाएगा बाबर ने चलाया था। ये सुमेलित करना है तो इसको सुमेलित करते हैं। बाबर किससे संबंधित है, तो बाबर ने जामा मस्जिद बनवाया था, कहाँ, संभल में। हुमायूं, दीन पनाह और अकबर जहांगीरी महल, और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो ये है अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। निम्न में किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित करा था, तो ये शाहजहां ने किया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ये शाहजहां के द्वारा कराया गया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो ये हो जाएगा डी, शाहजहां के काल में। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है, तो ये है सिर ए अकबर के नाम से। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया,
तो ये शाहजहां ने समाप्त कर दिया। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये मोहम्मद सईद मीर जुमला ने दिया था। इनमें से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो यह है ये खफी खान, राय भारमल और बर्नियर तीनों ने कहा है। लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये दारा सिकोह को। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो ये दारा सिकोह ही था। हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो ये ताजमहल में। धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये सुलेमान सिकोह था। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब का। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बनाया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी की थी? तो ये किसके साथ हुआ था? जयसिंह के साथ किया था। नेक्स्ट देखते हैं किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे, तो ये बीजापुर एवं गोलकुंडा थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर, तो ये औरंगजेब के समय लगाया गया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यह है राबिया उद दौरानी का मकबरा। सी है इसका आंसर। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? तो ये हो जाएगा जहां आरा को। ठीक है, जहां आरा को। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ये हो जाएगा औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दार उल इस्लाम, दारुल इस्लाम। कथन और कारण देखते हैं। तो कथन क्या है? मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था, तो ये बिल्कुल सही है। और ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें केवल ए ही सत्य है, सी इसका आंसर है। नहीं किया गया था पालन। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये हो जाएगा बी अकबर ने। किस मुगल बादशाह के काल में बीबी का मकबरा का निर्मित हुआ था? बीबी का मकबरा औरंगजेब के समय निर्मित हुआ था। निम्न में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो यह है मेहरू निसा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में, तो ये हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। निम्न में कौन जहांगीरी चित्रकार था? नीचे दिए हुए कूट में सही आंसर बताना है। तो इसमें जहांगीर के समय कौन चित्रकार था ये बताना है। तो ये हो जाएगा अबुल हसन और अकारिजा। इसका आंसर बी है। ठीक है, बी हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। तो इसमें तो 1 जो है ये गलत है। ठीक है, जो ये देख लेते हैं। मनसबदार का पद व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना के आकार पर निर्धारित होता था, तो 2 इसमें सही है। मनसबदारों की नियुक्ति जो होती थी न्यायालय को छोड़कर सभी सरकारी विभागों में होती थी, तो इसमें दोनों ही 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है, बी है इसका आंसर। मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? तो ये इनाम जागीर कहा जाता था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो ये है अब्दुस सम्मत के द्वारा। निम्न में कौन सा एक सुमेलित है बताना है। तो बाबर तुजुक ए बाबरी
ठीक है। तो तुजु के बाबर ने स्वयं आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट है मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ये तो सही है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, ये भी सही है। जहांगीर ने बागों और फुलवारी के निर्माण में रुचि दिखाई थी, तो ये भी सही है। तो डी है इसका आंसर 1, 2, 3। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो ये हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो यह है वीणा में। अकबर कालीन तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर में। हुमायूं नामा की रचना करा था, ये गुलबदन बेगम ने किया था। अनवार ए सुहायली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? तो ये हो जाएगा पंचतंत्र का है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था रामतनु पांडे था। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? तो यह है जयपुर के सवाई जय सिंह। इनमें से किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो ये हो जाएगा मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो ये लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो यह है सरकार। मुगल कथन और कारण है, ठीक है, इसमें बताना है कौन सही है। तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो बिल्कुल सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल मनसबदारी के बारे में बताना है और इसमें कौन सही है ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। मुगल मनसबदारी, जात एवं सवार पद जो है प्रदान किए जाते थे, ये सही है। मनसबदार वानुवांशिक अधिकारी होते थे और मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये भी सही है। और दीवान कार्यालय द्वारा इसको वेतन नहीं दिया जाता था, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1, 3 सही है। 1 और 3 इसमें सही है। बस अब आगे डी है इसका आंसर, 1, 3 सही है। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो ये बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल बादशाह जो शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, यह है बहादुर शाह प्रथम। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से 1712 तक रहा, इसने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए थे? तो ये है गुरु गोबिंद सिंह। लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो ये जहांदार शाह को कहा जाता है। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो ये हो जाएगा अकबर द्वितीय ने दी थी। किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या कर दी थी? तो यह है फर्रुखसियर। सैयद बंधु ये कौन थे? तो सैयद बंधु जो थे, ये हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर थे। किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो ये हो जाएगा फर्रुखसियर के द्वारा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ठीक है, फिर से देख लीजिए। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो यह है हल की संख्या। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करा था? तो यह है फ्रांसिस्को पल्सर्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की चर्चा किया है? ठीक है, चर्चा किया है, तो यह है ज्यां बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने किया है। ज्यां बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना ने
इनमें से सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नगरीकरण को मजबूत किया, नगरीकरण को मजबूत किया, तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया और भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाया। ये सभी सही हैं, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट अब देखते हैं, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ जहाँ विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी। मुगल काल के अहदी के बारे में बताना है, सत्य नहीं है जो, तो यह है डी। सत्य है जो, देख लीजिए, ये जो होते थे व्यक्तिगत घुड़सवार सिपाही थे, इन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था। इन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था। तो ए बी सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जाता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? बी, किला ए कोहना मस्जिद। ए नहीं, बल्कि मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और रंगमहल शाहजहां के समय का था। निम्न में कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखते हैं इसको। हुमायूं ने ताज ए इज्जत की इजाद की, ये सही है। ताज ए इज्जत एक केस सजा था जो एक टोपी एवं एक बांधने वाले कपड़े से बनी थी। तो ये दोनों ही सही है, सी है इसका आंसर। शेरशाह के प्रशासन के विषय में अब सही कथनों पे इसको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। फर्स्ट क्या है इसमें, उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगनाओं में और विभाजित किया गया था। ये सही है यहाँ पे। तो यहाँ केवल एक ही सही है, केवल वन, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, ठीक है। ग्रंथ और लेखक दिया हुआ है तो इसको सुमेलित करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। किताब उल हिंद ये किससे संबंधित है? ये अलबरूनी से संबंधित है। किताब उल हिंद अलबरूनी से। रेहला ये आपका इब्न बतूता से, ठीक है। रेहला जो है इब्न बतूता से संबंधित है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम और बादशाह नामा लाहौरी से संबंधित है। तो ए का 2 हो गया आपका और बी का 1 हो गया। इसका डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मुगल शासन के बारे में इसमें असत्य कथन ढूंढना है। तो इसका हो जाएगा ए। सत्य क्या थी? खाद्यान्नों की जो थी प्रचुरता थी। राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी। अधिकतर क्षेत्र में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था। तो यहाँ पे बी सी डी सही था। उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधु के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा ए सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। तो बी सी डी यहाँ पे है। मुगल का राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया था कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी, इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई थी, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया था। तो यह किसने कहा था? तो ये हो जाएगा इरफान हबीब के द्वारा, ठीक है। ये इरफान हबीब के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि यह कथन किसका है, किस यूरोपीय यात्री का है। किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। तो ये कथन किसका है? ये है फ्रांसिस्को पेलसर्ट का है कथन। इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? तो यह है मनुची। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख़े अकबरी पारसी भाषा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा आरिफ कंधारी के द्वारा। मुकर्रब खान एक अभिजात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था?
तो ये हो जाएगा जहांगीर का। निम्नलिखित युद्धों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध और फिर जजायु का युद्ध। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। तो ये आपका मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मराठा साम्राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि फर्स्ट है इसमें मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है बताना है। तो इसमें धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व, शक्ति, ये सभी सही है। ई है इसका आंसर। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये सलाहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो ये हो जाएगा डी। 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इन्होंने उपाधि धारण की थी। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये हो जाएगा आगरा में कैद थे। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी रायगढ़। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम रामदास था। अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी वो मराठा प्रशासन में थी। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध है, तो ये सैन्य प्रशासन से संबंधित है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो सुमंत था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये हो जाएगा शिवाजी के समय। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो यह है बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव और फिर बालाजी बाजीराव और उसके बाद माधवराव आएगा। तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, सही कालक्रम में इसको बताना है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले कौन? संभाजी, फिर राजा राम और फिर शिवाजी द्वितीय और फिर छत्रपति साहू जी। तो बी है इसका आंसर। कथन और कारण देखते हैं। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। तो ये सही है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। ठीक है, और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, किसके समय में मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो ये है बालाजी बाजीराव के समय। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं विविध। ये संबंधित है विविध से, मिसलेनियस है, इसको देख लेते हैं। इसमें पहला है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रजाक। तो ये हो जाएगा देवराय द्वितीय के समय ये आया था। निम्न में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जाता है? तो यह है बी है। ठीक है, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और रंगमहल शाहजहां के समय का है। किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो सी है अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित थे? ये वैष्णव संप्रदाय से। सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करते हैं। तो वल्लभाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग से, रामानुज जो हैं विशिष्टाद्वैत से, माधवाचार्य द्वैतवाद से और शंकर अद्वैतवाद से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? भक्ति आंदोलन से तो ये अमीर खुसरो है। वल्लभाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य, ये सभी जुड़े हैं।
नेक्स्ट है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये लेडेन और रस्किन ने किया है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये है गुलबदन बेगम। निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये ताजुल माली ने किया था, ताजुल माली ने। तबकात अकबरी किसने लिखा था? तो ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। शाहजहां के लेखक कौन थे? शाहजहां नामा के लेखक बताना है। तो ये हैं इनायत खान। यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये कथन जो है विलियम फिंच का है, ठीक है, विलियम फिंच का है। नेक्स्ट है इनमें से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह है अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो ये रॉल्फ फिंच था, ठीक है, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है, स्मारक और निर्माता दिया हुआ है। तो अल्लाई दरवाजा, अल्लाई दरवाजा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाएगा अल्लाई दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, ये भी अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद जो आगरा का था वो शाहजहां ने बनवाया था, और मोती मस्जिद जो दिल्ली का है वो औरंगजेब ने। तो इसका आंसर ए है, ठीक है, ए। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब जो था ये लोक आचरण अधिकारी होता था। तो आपका ये विविध भी कंप्लीट हो गया, और इस तरह आपका मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया दृष्टि क्विक बुक से। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।